प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन इस बीच एक और महाकुंभ का आयोजन हो रहा है बेंगलुरु में। अगर हम कहें एरो स्पेस 2025 बेंगलुरु में रक्षा का महाकुंभ है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको बता दें कि एशिया के सबसे बड़े एरो स्पेस शो में लहरा रहा है भारतीय नवाचार का परचम और साक्षी बना है बेंगलुरु आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण उड़ान का। दरअसल बात यह है कि 5वीं पीढ़ी का AMCA अर्थात एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का यहां पर अनावरण किया गया है। इस वजह से इसको हम खास रूप में देखते हैं। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित होगी। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन डेप्थ श्रृंखला। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश का पहला स्टेल्थ फाइटर जेट है AMCA। इस लिहाज से आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया की महाशक्तियों के साथ अब उन चुनिंदा 4 देशों में अपना स्थान बनाने में सक्षम हुआ है। तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण बात है और अब आसमान में भारत की भी बादशाहत होगी। इसके माध्यम से बात खबर की हमने की, चर्चा में क्यों है, इसी वजह से चर्चा में है क्योंकि इस जो एरो इंडिया 2025 का आयोजन हो रहा है, 15वें संस्करण का आयोजन हो रहा है, यहीं पर AMCA का अनावरण किया गया है। इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। 5वीं पीढ़ी के विमान होते क्या हैं, इसके विषय में हम समझेंगे। AMCA की क्या क्या विशेषताएं हैं उस पर भी एक नजर डालेंगे, किस वजह से ये खास है। साथ ही एरो इंडिया 2025 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे और अंत में हम आएंगे एक अभ्यास प्रश्न की तरफ, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह हम आप पर छोड़ेंगे। एक प्रीलिम्स का प्रश्न होगा और एक प्रश्न होगा मुख्य परीक्षा के लिहाज से। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। तो देखिए, खबर चर्चा में होने का कारण यही है कि एरो इंडिया 2025 का जो आयोजन है बेंगलुरु में हो रहा है और इसी में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि AMCA है, चित्र में आपको ये दिखाई दे रहा है, इसका अनावरण किया गया है। ये स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसके तहत एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और 5वीं पीढ़ी का ये स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी तमाम विशेषताओं के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो 5वीं पीढ़ी का विमान होता है उसकी क्या खासियत होती है और विश्व के कुछ अन्य चुनिंदा देशों के पास ये 5वीं पीढ़ी के इस तरह के जो स्टील्थ लड़ाकू विमान है वो उनके पास है। अब उस श्रेणी में, उस सूची में भारत भी अपना नाम दर्ज करा चुका है। देखिए, ये विभिन्न मिशनों के लिए डिजाइन किए जाते हैं और हवा से हवा में जब युद्ध होता है उसमें, जमीनी हमले में और अन्य अभियानों को अंजाम देने की इनमें क्षमता होती है। इसका मतलब इसका उपयोग कई तरह से किया जा सकता है। ये स्टील्थ तकनीकी होती है। स्टील्थ तकनीकी का मतलब ही हुआ कि रडार इसको पकड़ नहीं पाता है और ये दुश्मन के एरिया में जाकर बेहतर तरीके से हमला कर सकता है। इसके लिए इसकी जो सतह होती है वो समतल सतह बनाई जाती है। विशेष रूप से इसको डिजाइन किया जाता है। इसमें एक एग्जॉस्ट नोजल लगा होता है, एक विशेष प्रकार का डिजाइन किया गया एग्जॉस्ट लगा होता है। इंजन को विमान के अंदर छुपा दिया जाता है जिससे कि इंजन से जो हीट निकलती है उसको सेंसर नहीं पकड़ पाते हैं और इसकी वजह से ये हीट सिग्नेचर कम होने की वजह से ये अपनी उपयोगिता को बेहतर बना लेते हैं। ये 5वीं पीढ़ी के विमानों की खासियत होती है। साथ ही साथ उन्नत रडार प्रणाली की अगर बात करें तो विमान अपने ही रडार उत्सर्जन को, इसके खुद का जो रडार एमिशन है उसका पता लगाने के लिए विशेष रडार तकनीकी से भी लैस होता है। तो ये इसकी कुछ खासियत होती है इस प्रकार के पीढ़ी की विमानों की। अब ये सारी जितनी विशेषताएं आपको बताई गई हैं, ये सारी विशेषताएं इस विमान में है जो भारत ने जिसका अनावरण किया है AMCA में। ये सारी विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। उस पर हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे, लेकिन बता दें क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, कुछ ही देशों के पास 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं जिन्होंने कि इसको विकसित किया है। अगर उन देशों की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले अमेरिका का नाम है जिसके पास F-22 रैप्टर और F-35A लाइटनिंग 2 है। चीन के पास अगर देखें तो J-20 माइटी ड्रैगन है। इसके अलावा रूस के पास बात करें तो सुखोई Su-57 है। अब भारत भी श्रेणी में शामिल हो गया है AMCA के अनावरण के पश्चात। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, भारत को इसने मदद की है विश्व के चुनिंदा देशों के इस लिस्ट में शामिल होने के लिए। अब इससे पहले हम विस्तार से एक एक इसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की क्लासेज अब शिफ्ट हो चुकी हैं नोएडा में। साथ ही साथ नए बैच की बात करें तो IAS फाउंडेशन का प्रीलिम्स मेंस जो कोर्स होता है उसका ऑफलाइन बैच जो है हिंदी माध्यम का 21 फरवरी सुबह 11:30 बजे, इंग्लिश मीडियम का 17 फरवरी शाम 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। जयपुर में बात करें तो 19 फरवरी से सुबह 8 बजे, 24 फरवरी से सुबह 11 बजे और करोल बाग शाखा की बात कर ले तो 24 फरवरी
समय 11:30 बजे से नए बैच की शुरुआत हो रही है। 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके विस्तार से जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, AMCA है, इसकी विभिन्न थोड़ी विशेषताओं को विस्तार से देखते हैं। तो देखिए, इसके विकास की अगर बात कर लें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात ADA द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया, विकास हुआ। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये DRDO के तहत आता है। और इसका जो निर्माण करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? तो HAL कर रहा है, अर्थात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। मतलब डेवलपमेंट R&D का काम किसने किया? DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा किया गया और निर्माता इसका HAL है। अब ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसके वजन की बात करें तो 25 टन वजन है इसका। और इसमें जो इसकी ईंधन क्षमता, जो इसका टैंक है, उसकी बात करें तो 6.5 टन इसकी क्षमता है। और लागत की बात करें तो तकरीबन अनुमानित लागत जो है वो 15,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा अगर देखें इसकी मुख्य विशेषताओं पर एक एक करके चर्चा करें तो देखिए, इसमें AI समर्थित इलेक्ट्रॉनिक पायलट है। इसका मतलब इसमें जो पायलट होंगे वो पायलट कैसे होंगे? तो वो AI के आधार पर ट्रेंड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पायलट होंगे वो सिमुलेशन अवेयरनेस होगी उनके अंदर। इसका मतलब यह है कि सिचुएशनल अवेयरनेस जो होती है वो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप अवेयर हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम ही होता है कि सिचुएशनल अवेयरनेस उसके पास होती है। तो ये जो होंगे वो स्वचालित रूप से जो भी खतरे होंगे उसकी पहचान कर लेंगे और उसके प्रति अपना प्रतिरोध तुरंत त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से दर्ज करेंगे। और ये एक, हम कह सकते हैं कि तेज होगी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया और प्रभावी निर्णय लेने में ये काफी मददगार होगी। और विशेष रूप से अगर बात करें तो जो सामान्य रूप से हम लोग जो मानवीय रूप से जो पायलट होता है उसकी थकान को भी कम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर ये टेक्नोलॉजी AI पर आधारित होगी। तो ये ज्यादा सटीक भी होगा, समय की बचत करेगा और त्वरित प्रक्रिया होगी, क्योंकि इसमें जो पायलट होगा वो AI समर्थित इलेक्ट्रॉनिक पायलट होगा। साथ ही साथ अगर बात करें दूसरी विशेषता की, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम, इसका मतलब वास्तविक समय में युद्ध समन्वय के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम क्या है? तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि वास्तविक समय में युद्ध में कोऑर्डिनेशन करेगा, समन्वय करेगा। जो रियल टाइम कॉम्बैट कोऑर्डिनेशन है इसको बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जो दूसरे अन्य विमान होंगे वो भी युद्ध लड़ रहे होंगे, उनके साथ कुछ ड्रोन्स होंगे, उनके साथ ही साथ कुछ अन्य जो आपकी ग्राउंड यूनिट्स होंगी उन सब के साथ डेटा को साझा करेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन का काम ये करेगा। जो अन्य युद्ध भूमि में तो आपके दूसरे विमान हैं, ड्रोन हैं, या ग्राउंड पर जो आपकी यूनिट्स बनी है उन सबके साथ कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। ऐसा सिस्टम इसमें डेवलप किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो दुश्मन की गतिविधियों पर निगरानी रखने का काम भी यह करेगा। और साथ ही साथ साइबर हमले जो होते हैं कि टेक्नोलॉजी इसकी अगर हैक न हो जाए या कुछ ऐसे अटैक न किए जाए कि इसमें कुछ गड़बड़ी आ जाए, तो साइबर हमलों से सुरक्षा करने का काम भी नेट सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम करेगा, जो जिससे कि ये लैस है। इसके अलावा बात करें, इसमें आंतरिक हथियार बे है। अब ये क्या है? अगर इंटरनल वेपन बे की बात करें तो ये स्टेल्थ डिजाइन इसकी बनाई गई है। इस प्रकार की डिजाइन बनाई गई है कि जो हथियार होते हैं, अमूमन आप देखेंगे कि बाहर के ढांचे में जो लड़ाकू विमान होते हैं उसमें हथियार लगाए गए होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हथियार है वो विमान के अंदर ही है, वो नजर नहीं आएंगे, बाहरी हिस्से में नजर नहीं आएंगे। इसकी वजह से ये तेज गति से एक तो गतिमान होगा, बेहतर तरीके से एरोडायनेमिक्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कि 15,000 किलोग्राम, क्षमा करिएगा 1500 किलोग्राम तक का भार ये वहन कर सकेगा। और इसकी वजह से लंबी दूरी की मिसाइलें और सटीक निर्देशित हथियारों को ले जाने के लिए ये इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसकी पहचान भी ठीक से नहीं हो पाएगी दुश्मनों के द्वारा, उनके रडार के द्वारा। अब स्टेल्थ तकनीकी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टेल्थ तकनीकी है, जिससे कि अब कोई भी विमान जाता है, अगर वो हवा में उड़ रहा है तो दुश्मन के जो रडार होते हैं वो क्या करते हैं, इस विमान से निकलने वाली जो हीट होती है, गर्मी होती है, उसके आधार पर रडारों में सेंसर लगा होता है। और इस सेंसर को ही, जो इंफ्रारेड सेंसर होते हैं, वो इस हीट को विमान के पकड़ लेते हैं, जो कि उसके इंजन से निकलता है या विमान के द्वारा निकलने वाले हीट को इंफ्रारेड सेंसर कैच करता है और इसके हिसाब से वो पकड़ लेता है कि यहाँ पर कोई गतिविधि हो रही है और फिर दुश्मन उसको उस पर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर क्या सिस्टम किया गया है कि यहाँ पर एक विशेष प्रकार का एग्जॉस्ट इसमें डिजाइन किया गया है, वो लगाया गया है कि जो कि विमान के भीतर, एक तो इसका जो इंजन है वो विमान के भीतर ही छिपा हुआ है, और साथ ही साथ क्या है कि उससे निकलने वाली जो हीट है उसमें कुछ इस प्रकार की तकनीक इस्तेमाल की गई है। विशेष रूप से कई जगह जैसे कोल्ड एयर मिक्सिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है कि वो हवा को गर्म होने ही नहीं देती है, ठंडी हवा ही रहेगी, तो वो रडार उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो इस तरह की कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि दुश्मन के जो रडार हैं
वो सेंसर को कैच ही नहीं कर पाएंगे इस प्रकार के। तो ये सबसे इसकी खास बात है, जिससे कि ये स्टेल्थ तकनीकी है, दुश्मन के रडार के कटघरे में नहीं आता है, उसके रेंज में नहीं आता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट भी है। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए ये जो हेल्थ मैनेजमेंट होता है, IVHM की अगर बात करें, स्मार्ट हीटिंग हेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, ये तकनीकी स्वास्थ्य की निगरानी करता है। लगातार इन लड़ाकू विमानों की तकनीकी पर ये नजर रखेगा, किसी भी तरह की अगर खराबी आएगी तो तुरंत उस सिस्टम में उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, और सिस्टम की जो फेलियर होने की संभावना होती है उसको ये काफी कम कर देता है। तो ये इंटीग्रेटेड व्हीकल हेल्थ मैनेजमेंट इसको खास बनाता है। इसके अलावा स्टेल्थ तकनीकी का मतलब ही होता है कि उसकी बाहरी डिजाइन से लेकर उसके आंतरिक डिजाइन तक इस प्रकार से की जाती है कि वो किसी भी प्रकार के इंफ्रारेड, रेडियो या अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो सिग्नेचर्स होते हैं उसको कम कर दें, जिससे कि इसके इंजन से निकलने वाली जो हीट है वो इन सेंसर तक पहुंच ही ना पाए। तो ये तमाम ऐसी खासियतें हैं जो कि इस लड़ाकू विमान को विशेष बनाती हैं, और ये दुश्मन के एरिया में प्रवेश करता है और काफी घातक साबित होता है। दुनिया की चुनिंदा शक्तियों के पास ये ऐसे लड़ाकू विमान थे, अब भारत के पास भी ये है। और आत्मनिर्भर भारत की तरफ से, चूंकि ये स्वदेशी, इसमें सारी तकनीकें इस्तेमाल की गई, तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा, हम कह सकते हैं बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। अब देखिए स्थान और उद्घाटन की बात करें, एरो इंडिया 2025 की बात करें, तो ये 15वां संस्करण है और यहाँ बेंगलुरु में ये आयोजित किया गया है। येलहंका वायुसेना स्टेशन है, वहीं पर रक्षा मंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और रक्षा मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा भी कि अगर इसे रक्षा क्षेत्र का महाकुंभ कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। विशेष रूप से 5 दिवसीय यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है एरो इंडिया 2025 के अंतर्गत, जिसमें कि 10 से 14 फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। पहले 3 दिन क्या होगा, पहले 3 दिन व्यापारिक आगंतुक जो हैं उनके लिए समर्पित है, और अगले 2 दिन जो होंगे, अंतिम 2 दिन होंगे, वो आम जनता के लिए होंगे। अब इसकी अगर बात करें, इतिहास की बात करें, ये कब से मनाया जा रहा है, तो एरो इंडिया जो है इसको मनाया जा रहा है 1996 में। हालांकि तब ये बहुत छोटे एयर शो के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज के समय में अगर आप देखेंगे तो अब एशिया का ये सबसे बड़ा एरोस्पेस इवेंट के रूप में भारत को वैश्विक रक्षा और एरोस्पेस नेता के रूप में भी इसने स्थापित किया है, क्योंकि एशिया का ये सबसे बड़ा एरोस्पेस इवेंट है और भारत लगातार इसको आयोजित कराने की वजह से एक अग्रणी नेता के रूप में भारत को देखा जा रहा है। अब इसकी प्रदर्शनी भागीदारी की बात करें तो 42,000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्र में यह आयोजित किया गया है, और यहाँ पर 900 से ज्यादा प्रदर्शक हैं, जिनमें की 150 विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। इस तरह के जितने भी उनकी विमान हैं एरोस्पेस से रिलेटेड, उसका प्रदर्शन किया गया है, चाहे वो हेलीकॉप्टर हो, विमान हो। रूस की बात करें तो प्रदर्शित करने वाले जो विशेष विमान रहे उसमें रूस की तरफ से Su-57, ये भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, उसका प्रदर्शन किया गया। अमेरिका की तरफ से F-35 लाइटनिंग सेकंड का भी प्रदर्शन किया गया। KC-135 स्ट्रेटो टैंकर, B-1B लॉन्सर, ये तमाम ऐसे प्रदर्शन करने वाले लोगों की तरफ से, देशों की तरफ से ये ऐसे विमान हैं। ऐसे कुछ हेलीकॉप्टर्स का भी प्रदर्शन हुआ। ब्राजील से KC-319 मिलेनियम मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट विमान है, इसका प्रदर्शन हुआ। पहली बार Su-57 और F-35 एक साथ प्रदर्शित किए गए, तो ये भी खास बात है, आप याद रखेंगे। और भारत की तरफ से भी तमाम ऐसे विमान हैं जो प्रदर्शित किए गए, कुछ हेलीकॉप्टर्स प्रदर्शित किए गए। इसमें अगर आप देखें तो LCA तेजस, HJT-36, STT-40, LU-H-1, ये सब भी प्रदर्शित किया गया। और HAL का कैट्स वॉरियर, जो कि फुल स्केल इंजीनियरिंग प्रदर्शनकर्ता के तौर पर, इसका भी प्रदर्शन किया गया। AMCA यहाँ के आकर्षण का प्रमुख केंद्र था, क्योंकि भारत का ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इस मॉडल को यहाँ पर अनावरित करते हुए प्रदर्शित किया गया। इसकी सारी विशेषताओं को उम्मीद है आप समझे होंगे, और क्यों भारत के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है इसको भी आप समझे होंगे। अब बारी है अभ्यास प्रश्न की, उसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर छोड़ते हैं। एरो इंडिया 2025 का यह कौन सा संस्करण था? विकल्प आपके सामने है, 10वां, 12वां, 15वां या 18वां। साथ ही एक प्रश्न है आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिहाज से कि भारत और अन्य देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने में एरो इंडिया जैसे कार्यक्रम कितने प्रभावी हैं। उम्मीद है आप इन दोनों प्रश्नों को ठीक से अभ्यास करेंगे। जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसका जवाब हमको कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा, और मुख्य परीक्षा को लिख के इस प्रश्न का अभ्यास जरूर करें। सफलता की राह आपकी आसान जरूर होगी। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।